हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर, और ये करंट अफेयर हम क्रॉनिकल जो पतली वाली मैगजीन आती है उससे सॉल्व कर रहे हैं। ये जून मंथ की मैगजीन है और ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस मैगजीन में दिया गया है, तो इसलिए आप लोगों को ये मैगजीन ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख पा रहे होंगे कि इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर के टॉपिक हैं वो सब दिए हुए हैं, और राइट साइड पे यहाँ पे जो पेपर होने वाले हैं उनके मॉडल पेपर और साथ ही साथ जो पेपर हो चुके हैं उनके व्याख्यात्मक हल वगैरह दिया गया है। तो इसके पहले हमने राज्य समाचार और राष्ट्रीय प्रदेश को सॉल्व कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अभी हम आर्थिकी सॉल्व कर रहे हैं। इसका फर्स्ट वीडियो में हमने इसके कुछ टॉपिक पढ़ा दिए हैं। आज हम आर्थिकी से जो सेकंड टॉपिक है उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि जो कुछ और टॉपिक हैं, बचे हुए टॉपिक हैं, उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में हमने क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन तक सॉल्व किया था। अब हम आगे पढ़ेंगे 10 वर्षों में सर्वाधिक कोकिंग कोयले का आयात। और आप लोगों को बता दें कि ये जो करंट अफेयर चल रहा है इस टाइम का, यानी कि अप्रैल का हो गया, मई का हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी एग्ज़ाम, आप लोगों को पता ही होगा कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद से आयोग या फिर जितने भी एग्ज़ाम रुके हुए हैं सबके गतिविधियों में तेज़ी आएगी और सब लोग हल कराने की परीक्षा जो इतने दिन से स्थगित है वो सब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ तैयारी करते रहिए, ताकि एकाएक से पेपर आने पे ज़्यादा घबराहट की वजह से ये ना हो कि हाँ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, डिप्रेशन हो जा रहा है। तो ऐसे नहीं, अभी से पढ़ते रहिए। अभी बहुत गोल्डन टाइम चल रहा है और इसी टाइम का पढ़ा हुआ आपको याद रहेगा लंबे टाइम तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो, और आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 वर्षों में सर्वाधिक कोकिंग कोयले का आयात हुआ है। भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में 58 मिलियन टन कोकिंग कोयले का आयात किया, जो 10 वर्षों में सबसे अधिक है। कोकिंग कोयले के आयात में वर्ष दर वर्ष आधार पर 7% की तथा विगत 10 वर्ष की अवधि के दौरान 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में 54.3 मिलियन टन कोकिंग कोयले का आयात किया गया था। वित्त वर्ष 2023-24 में 6.4 मिलियन टन के साथ रूस की आपूर्ति कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर रही। भारत अभी भी कोकिंग कोयले के विश्व के शीर्ष आयातकों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कोकिंग कोयले का प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश रहा है। कोकिंग कोयला एक प्रमुख गुणवत्ता वाला बिटुमिनस कोयला है। कोकिंग कोयला जो है या बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। कोकिंग कोयले में अधिक कार्बन सामग्री होती है, साथ ही सल्फर, फास्फोरस और क्षार का स्तर भी कम होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है कि रिलायंस जियो विश्व का सबसे बड़ा डेटा ट्रैफिक मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। रिलायंस जियो चाइना मोबाइल को पीछे छोड़कर डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। ग्लोबल एनालिटिक्स फर्म टेफिशिएंट की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी मार्च तिमाही के दौरान जियो नेटवर्क पर कुल डेटा ट्रैफिक जो है वह 40.9 एक्साबाइट तक पहुंच गया है, जबकि चाइना मोबाइल का डेटा ट्रैफिक जो है वह 38 एक्साबाइट रहा। जियो नेटवर्क पर कुल ट्रैफिक में 35.2% की बढ़ोतरी हुई है। जियो के पास 108 मिलियन के साथ वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G ग्राहक आधार भी है। नेक्स्ट की टॉपिक है कि CBDT का रिकॉर्ड 125 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय करदाताओं के साथ रिकॉर्ड 125 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते यानी कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स APAS किए हैं। इनमें 86 एकपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते और 39 द्विपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते शामिल हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में हस्ताक्षरित APA की संख्या पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान हस्ताक्षरित 95 APA की तुलना में 31% की वृद्धि दर्शाती है। यह वर्ष 2012 में APA कार्यक्रम की शुरुआत से किसी भी वित्तीय वर्ष में अब तक के सबसे अधिक अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते हैं। BAPAS पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, जापान, सिंगापुर, UK और अमेरिका के साथ आपसी समझौते के परिणामस्वरूप हस्ताक्षर किए गए थे। अग्रिम मूल्य निर्धारण को करदाता और कर प्राधिकरण के बीच एक समझौते के रूप में समझा जा सकता है।
यह करदाता के भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के मूल्य निर्धारण को तय करने के लिए स्थानांतरण मूल्य निर्धारण पद्धति तय करता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है तो है हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक। 18 अप्रैल 2024 को हिंदुस्तान जिंक ने बताया कि वह वैश्विक स्तर पर चांदी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। राजस्थान की सिंदेसर खुर्द खदान अब विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान बन गई है, जो पिछले वर्ष चौथे स्थान पर थी। वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में चांदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हिंदुस्तान जिंक के उत्पादन में साल दर साल 5% की वृद्धि का श्रेय अयस्क उत्पादन में वृद्धि और बेहतर ग्रेड को जाता है। हिंदुस्तान जिंक जस्ता, सीसा और चांदी कारोबार में संलग्न वेदांता समूह की कंपनी है। यह विश्व की दूसरा सबसे बड़ी एकीकृत जस्ता उत्पादक और अब तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक है। हिंदुस्तान जिंक की भारत में बढ़ते जस्ता बाजार में 75% बाजार की हिस्सेदारी है। नेक्स्ट टॉपिक है कि अतुल गोयल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन। ओवर द काउंटर दवाओं की एक सूची की अंतिम रूप देने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञों की एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो बिना किसी डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता के नियमित दुकानों में उपलब्ध होंगी। अतुल गोयल की अध्यक्षता वाली समिति का लक्ष्य 2 सप्ताह के भीतर सूची पूरी करने का है। यह कदम दवाओं के लिए भारत की नई OTC नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उपचार की लागत को कम करना और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए स्व देखभाल को बढ़ावा देना है। यह सूची सुरक्षा, उपलब्धता, दवाओं की आदत न बनने की प्रकृति जैसे कारकों पर आधारित होगी। इसका मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से उपयोग की जाने वाली दवाओं तक पहुंच में सुधार करना है। भारत में वर्तमान में OTC दवाओं के विपणन और उपयोग को नियंत्रित करने वाले व्यापक विनियमन का अभाव है। आमतौर पर उपयोग की जाने वाली खांसी, सर्दी और गर्भ निरोधक दवाएं अक्सर पर्याप्त विनियमन के बिना काउंटर पर उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्ष 1940 का औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा 1945 का औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम ओवर द काउंटर दवाओं को परिभाषित नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है यह है कि केंद्र सरकार 6 राज्यों में कॉटन टेस्ट लैब स्थापित करेगी। केंद्र सरकार कस्तूरी कॉटन के वैश्विक ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए उच्च श्रेणी के कपास के परीक्षण के लिए समर्पित प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बना रही है। यह कॉटन टेस्ट लैब महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और कर्नाटक राज्यों में स्थापित की जाएगी। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और कर्नाटक इन 6 राज्यों में कॉटन टेस्ट लैब बनाया जाएगा। भारत का लक्ष्य सुपीमा और गीजा जैसे वैश्विक कपास ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्धा करना है। तो याद रखिएगा, सुपीमा और गीजा जो हैं यह कपास ब्रांड हैं जो अपनी असाधारण कोमलता, मजबूती और स्थायित्व के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के साथ संरेखण सुनिश्चित करते हुए प्रयोगशालाएं भारतीय मानक ब्यूरो परीक्षण सुविधाओं के साथ अभिसरण में स्थापित की जाएंगी। कपड़ा मंत्रालय के तहत परीक्षण सुविधाएं भारतीय कपास निगम द्वारा संचालित की जाती हैं। कस्तूरी कॉटन भारत सरकार, वस्त्र व्यापार निकायों और उद्योग क्षेत्र की एक पहल है, जिसका उद्देश्य बेंचमार्क विनिर्देशों के अनुसार भारत में उगाई जाने वाली कपास के लिए प्रीमियम मूल्य निर्मित करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है यह है कि गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। तो भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पोर्टल सार्वजनिक खरीद के लिए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। पहले स्थान पर कोरिया के ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम है तथा दूसरे स्थान पर सिंगापुर की जीबीज पोर्टल है। यानी कि पहले स्थान पर कोरिया का ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर का जीबीज है, उसके बाद भारत का जो है गवर्नमेंट ई मार्केट है। जेम ने इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सकल व्यापारिक मूल्य का व्यापार किया है। यह पिछले वित्तीय वर्ष के अंत के सकल व्यापारिक मूल्य से लगभग 100% अधिक है। पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में ऑर्डर वैल्यू
सकल व्यापारिक मूल्य 2.01 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा अधिक था। जीएमबी एक निर्धारित समय सीमा के दौरान कारोबार किए गए उत्पादों या सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। जीएमबी यानी कि सकल व्यापारिक मूल्य जो होता है, क्या होता है, तो एक निर्धारित समय सीमा के भीतर जो कारोबार किया जाता है उसके उत्पादों व सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ई मार्केट के बारे में दिया हुआ है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफार्म है। यह 9 अगस्त 2016 को भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था? 9 अगस्त 2016 को। किसके द्वारा? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक जो है यह है नाबार्ड ने आरबीआई इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने आरबीआई इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है। नाबार्ड अपने ई किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी ऋण उत्पत्ति प्रणाली पोर्टल को आरबीआईएच के पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म और फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के साथ एकीकृत करेगा। सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए डिजिटल केसीसी ऋण प्रसंस्करण की सुविधा के लिए नाबार्ड द्वारा ऋण उत्पत्ति प्रणाली पोर्टल विकसित किया गया था। कृषि ऋणों के डिजिटलीकरण से किसानों को ऋण की त्वरित डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित होती है। 43 आरआरबी के साथ लगभग 351 जिला और राज्य सरकारी बैंक पीटीपीएफसी के साथ एकीकरण के माध्यम से डिजिटलीकृत राज्य भूमि रिकॉर्ड, उपग्रह डेटा, केवाईसी और क्रेडिट इतिहास तक पहुंचने में सक्षम होंगे। 10 से अधिक राज्यों ने डिजिटल भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के पीटीपीएफसी के अनुरोध का अनुपालन किया है, जिससे ऋणदाताओं को आसानी से विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हो सके। अब रिजर्व बैंक इनोवेशन हब क्या है? तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह वित्तीय क्षेत्रों में नवाचार को गति देने वाले वातावरण को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है। आरबीआई ने 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ इस हब की स्थापना की है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो यह है कि सेबी का स्कोर्स 2.0 का अनावरण। सेबी द्वारा स्कोर्स 2.0 का अनावरण। तो 1 अप्रैल 2024 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने अपनी शिकायत समाधान प्रणाली का नया संस्करण। स्कोर्स क्या है? तो यह एक सेबी का शिकायत समाधान प्रणाली है। सेबी का एक शिकायत समाधान प्रणाली है क्या? स्कोर्स 2.0 लॉन्च किया। स्कोर्स 2.0 में निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए कम और समान समय सीमा की सुविधा होगी, जो शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 21 कैलेंडर दिवस है। स्कोर्स पर निवेशक के आसान पंजीकरण के लिए स्कोर्स 2.0 को केवाईसी पंजीकरण एजेंसी डेटाबेस के साथ एकीकृत किया जाएगा। स्कोर्स 2011 में शुरू की गई सेबी की एक वेब आधारित केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रणाली है। यानी कि पहले जो स्कोर्स शुरू की गई थी वह 2011 में शुरू की गई थी, और अभी जो शुरू किया गया है 1 अप्रैल 2024 को, वह शुरू किया गया है स्कोर्स 2.0। यह निवेशकों को अपनी शिकायत दर्ज करने और उन पर कार्रवाई करने और ऐसी शिकायतों के निवारण की स्थिति को कहीं से भी ऑनलाइन ट्रैक करने में सक्षम बनाती है। भारत पेरू व्यापार समझौते के लिए 7वें दौर की वार्ता। 11 अप्रैल 2024 को भारत पेरू व्यापार समझौते के लिए 7वें दौर की वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई। हालिया वार्ता ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 8 से 11 अप्रैल 2024 तक आयोजित वार्ता में आपसी सम्मान और लाभ सुनिश्चित करने के साझा लक्ष्य के साथ एक दूसरे की प्राथमिकताओं और चिंताओं को समझने के उद्देश्य से सार्थक चर्चा की गई। पेरू जो है वह लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र में भारत के लिए एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। दोनों देशों के मध्य व्यापार और
व्यापार वर्ष 2003 में 66 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2023 में लगभग 3.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट करंट थे आर्थिक परिदृश्य से संबंधित, जिनको हमने सॉल्व किया। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।